गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका पांडे CIS कंपटीशन कोचिंग जौनपुर से आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और डे बाय डे हमारे वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करिए जितना कि हम आपके साथ कर रहे हैं और प्लीज़ सपोर्ट करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्णमाला और वहाँ से हम आपको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वर्णमाला में पढ़ा रही थी और वर्णमाला में मैंने आपको क्या बताया था? वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि संधि स्वर क्या होता है। संधि स्वर के बारे में मैंने इसकी डिफिनेशन आपको अच्छे से बता दी थी, ठीक है, बता दी थी ना। अगर मैंने बताई थी तो क्या डिफिनेशन बताई थी, प्लीज़ आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपको संधि स्वर की क्या डिफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि दो स्वरों के मिलने से जब एक नए स्वर का निर्माण होता है वही क्या होता है? संधि स्वर होता है। इसमें मैंने आपको वो दो स्वर क्या क्या बताए थे? एक मैंने बताया था दीर्घ स्वर, ठीक है, और एक बताया था संयुक्त स्वर। याद रखिएगा इस बात को, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। मैंने दीर्घ स्वर को ही दो पार्ट में डिवाइड किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि दीर्घ स्वर में आए थे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, और संयुक्त स्वर में आया था ए ओ और अ। क्लियर? ये आया था, तो याद रखिएगा। और मैंने कहा था कि ये जो होता है दीर्घ स्वर को यहाँ पर क्या बोलते हैं? समान स्वर या सजातीय स्वर। याद रखिएगा, ये सब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि इसको समान स्वर और सजातीय स्वर कहते हैं और इसको संयुक्त स्वर को असमान स्वर कहते हैं, असमान स्वर कहते हैं। इतना तो मैंने पिछले वीडियो का आपको रिपीट कर दिया है, तो याद रखिएगा। अगर जो भी कुछ आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए और जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, पूरी तरीके से। आगे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसकी बनावट कैसे होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी बनावट कैसे होती है जो दीर्घ स्वर में आ रहा है। तो इसकी बनावट आपसे पूछा गया था, बताया था मैंने, अ आ प्लस अ आ क्या बनेगा? आ बनेगा, बनेगा ना। यही बताया था ना कि दीर्घ की बात की जा रही है, दीर्घ स्वर की। बार बार मैं वही चीज बता रही हूँ कि दीर्घ स्वर की बात की जा रही है। तो दीर्घ में तो दीर्घ ही शब्द बनेगा ना। आ क्या है? दीर्घ स्वर में आता है तो दीर्घ ही बनेगा। इसी को मैं इस डिजाइन से भी लिख सकती हूँ। अगर मैं बड़ी ई की बात करूं तो ये मिलके बड़ी ई बनेगा। यहाँ भी दीर्घ बन रहा है। मैं इसको चार तरीके से लिख के भी उस दिन आपको बताई थी, मैंने इसका रिस्पॉन्स दिया था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बनेगा भाई? बड़ी ई बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी ई बनेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। याद रखिएगा इस बात को, हमेशा आंसर आपका दीर्घ ई ही होगा। ये एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि आंसर आपका दीर्घ ई ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखने की बजाय अगर हम एक लाइन में इस तरह से लिख दें तो ये ज़्यादा क्रिएटिव होगा। चाहे इसका मेल इससे हो, चाहे इसका मेल इससे हो, दोनों है तो समान ही ना, समान स्थिति के हैं। ई है तो ई है, चाहे बड़ा फॉर्म हो चाहे छोटा फॉर्म हो, चाहे बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, लेकिन है तो एक ही स्वर ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? समान स्वर या सजातीय स्वर, ठीक है। तो चाहे हम ऐसे लिखें चाहे एक बार में ऐसे लिख दें, बात बराबर होगी, ठीक। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि अगला देखिए, अगर मैं छोटा ऊ बड़ा ऊ की बात करूं तो इसकी बनावट इस प्रकार से होती है,
ठीक, ये क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं जैसे 4 बार लिख रही हूँ, इसको भी मैं 4 बार लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब आपको मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो यहाँ तक आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब बात आती है संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर की बात आती है। तो ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं, मैंने आपसे कहा है इनका क्या नाम है, असमान स्वर। क्या है? असमान स्वर। मतलब अभी तक तो दीर्घ में क्या था, समान स्वर, इसको क्या बोले, असमान, मतलब जिसमें समानता ना हो। जैसे अगर मैं कहूँ, इसकी डिफिनेशन ऐसे बन सकती है कि दो असमान स्वरों के मेल से जब एक नए स्वर का निर्माण होता है तो क्या होता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। उस दिन भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो स्वरों, दो असमान, डिफिनेशन लिखिए आप हमारे साथ, दो असमान स्वरों के मेल से जब एक नए स्वर का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके कई नाम होते हैं वैसे इसके भी कई नाम होते हैं। ये डिफिनेशन आप जरूर नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संयुक्त स्वर को असमान स्वर, संयुक्त स्वर को मिश्रित विकृत स्वर, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, याद रखिएगा इस बात को। मिश्रित विकृत स्वर और संयुक्त स्वर को संध्यक्षर भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया है। और क्या बोलते हैं भाई, संध्यक्षर भी बोलते हैं। संधि पर आधारित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, संध्यक्षर बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इसे संध्यक्षर क्यों बोला जाता है, तो संधि पर आधारित होने के कारण इसे संध्यक्षर बोला जाता है। दो असमान स्वरों के मेल से जब एक नए स्वर का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, इसमें आते कौन कौन से हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आते हैं, मैंने आपको बताया है अभी अभी जस्ट, तो प्लीज़ कमेंट करिए कि इसमें कौन कौन से आते हैं। मुझे पता है कि आपको आता है। तो इसमें आते हैं ए, ओ और औ। वही प्रोसेस है, कैसे लिखना है, इसकी बनावट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि ए की बनावट कैसे होती है। अ धन ई बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, अ धन ई। तो क्या मैं इन तीनों को अभी हटा दूं, क्या मैं केवल छोटा और छोटी ई लिखूंगी तभी ए बनेगा? नहीं, इसका मैं बड़ा फॉर्म भी ले सकती हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा ये, ठीक, तो क्या बना, ए बना। ठीक है, अब मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि 4 प्रकार से लिख सकती हूँ। एक मैंने ये लिखा है, अ धन ई बराबर ए। ठीक, अगर मैं लिख दूं अ धन बड़ी ई बराबर, तब भी ए ही बनेगा। अगर मैं लिख दूं आ प्लस छोटी ई बराबर, तब भी ए बनेगा। अगर मैं लिख दूं आ प्लस बड़ी ई बराबर, तब भी ए ही बनेगा। इतना लिखने की बजाय अगर मैं एक लाइन में ऐसे लिख दूं तो बात समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है वो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर उसके लिए भी आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्शियस रहिए, पढ़िए। मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि मंत्रीगण क्या होता है, मंत्रीगण शुद्ध क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया था मैंने आपको, तो प्लीज़ आप बताइए कि मंत्रीगण कैसे लिखते हैं। हमारा राइट आंसर था मंत्रीगण ऐसे लिखा जाता है। जो लोग नोटिस कर रहे होंगे, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया था और चारों ऑप्शन में मैंने आपको क्या पूछा था, मंत्रीगण पूछा था। तो मंत्रीगण ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यही आपकी शुद्ध वर्तनी है। अगर हम 30 दिनों में 30 शब्द देंगे तो आपके 30 शब्द तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा हम लिखते हैं ए
एक ही बनावट, अब तक तो एक ही बनावट थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा इस पर डीप से मैं फोकस कर रही हूँ कि आधान प्लस क्या बनेगा, ए। ठीक वही बात है जैसे कि इसका बड़ा फॉर्म चाहे इसका छोटा फॉर्म, चाहे इसका छोटा फॉर्म चाहे इसका बड़ा फॉर्म मिलेंगे, इनका मेल चाहे इससे होगा चाहे इनका मेल इससे होगा, बनना क्या है, ए ही बनना है। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि बहुत ज़रा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा टेक्निक लगा के पढ़िए, बहुत बोर नहीं फील करेंगे आप, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे अगर इस तरीके से पढ़ेंगे। 4 बार लिखूंगी वही बात हो जाएगी, 1 बार लिखूंगी फिर भी वही बात होगी, अभी मैंने आपको करके बताया। ठीक, तो ये भी नोट करिए ए की बनावट कैसे होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ओ। तो आधन आ प्लस उ मतलब उ और बड़ा उ, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। कैसे बनेगा अभी मैंने आपको बताया है, फिर से एज ए एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि अगर आ प्लस उ करूँगी तब भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। अगर आ प्लस उ करूँगी तब भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। और अगर आ प्लस बड़ा उ कर दूंगी तब भी ओ ही बनेगा, और आ प्लस बड़ा उ कर दूंगी तब भी ओ ही बनेगा। कहने का बस मतलब इतना है कि यही सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए कर दिया, बार बार कर रही हूँ, याद रखिए। अगर आप चाहे जिससे जिसका मेल होगा इन दोनों में बनेगा ओ ही, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। पेपर आपको ज़रूर कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप जिस तरीके से पढ़िए कि आप राइट आंसर देने के लिए कैपेबल रहिए। ठीक है, ओ भी हो गया। अब बचा है हमारा ओ। ये बनावट अक्सर पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इस बात को, ओ की बनावट कैसे होती है। ठीक, ओ होता है आ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, ओ। ठीक, वही बात है कि मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि ओ आ ओ ओ। ठीक, क्या बना, अ का मेल अगर ओ से बनेगा तब भी ओ ही बनेगा, आ का मेल अगर ओ से होगा तब भी ओ ही बनेगा। तो आपको जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि संयुक्त स्वर में कौन कौन, ये इसमें इनमें से संयुक्त स्वर कौन से हैं। इनमें से संयुक्त स्वर है, सिंपल, एक ऑप्शन आपका सही होगा। मैं आपको जस्ट लाइक करके दिखा रही हूँ, अभी मैंने संयुक्त स्वर आपको पढ़ाया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अ, हमारा दूसरा ऑप्शन है ए, हमारा तीसरा ऑप्शन है छोटी ई, और हमारा चौथा ऑप्शन है बड़ी। तो प्लीज़ कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। मुझे पता है, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि आपका आंसर ए ओ मतलब उसमें से चारों में से एक हमें मिला, तो आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे मुझे आपको बताना है कि पूछा जाता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त स्वरों की संख्या भाई बताइए कमेंट करके कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया है ए ओ मतलब 4। याद रखिएगा, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दे देगा और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहेगा तो याद करने की पूरी कोशिश करिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए। अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अब स्वरों की बात हो रही है तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या कभी आपने ये सुना है अर्ध स्वर। थोड़ा
सा डीप से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, हमेशा याद रहेगा। अर्ध स्वर क्या होते हैं? अभी तक मैंने आपको स्वर ही बताया है, व्यंजन बिल्कुल नहीं बताया। इसके बाद मैं आपको व्यंजन स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मैंने पूरी तरीके से आपको डिफाइन कर दिया है। अब आइए, इसका लास्ट टॉपिक है अर्ध स्वर किसे कहते हैं भाई? अर्ध स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण आंशिक रूप से किसकी भांति होता है? स्वरों की भांति होता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? अर्ध स्वर कहते हैं। मतलब वो वर्ण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका उच्चारण आंशिक रूप से, मतलब कुछ हद तक वो स्वरों की भांति उच्चारित होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, तो वही क्या होता है? अर्ध स्वर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कौन कौन से हैं, ये कौन है, या और वह। ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि अर्ध स्वर हैं, अर्ध स्वर हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, अर्ध स्वर है आपसे। और पहला ऑप्शन देगा ए, दूसरा ऑप्शन देगा ए, तीसरा ऑप्शन देगा ओ, और चौथा ऑप्शन दे देगा य। तो याद रखिएगा, अगर आपको पता रहेगा कि अर्ध स्वर है क्या, तभी आप आंसर दे पाएंगे कि अर्ध स्वर ये है। ठीक है, या और व अर्ध स्वर है, क्योंकि इनका, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि इनका उच्चारण कुछ आंशिक रूप से किसकी तरह होता है? स्वरों की तरह होता है। जिन वर्णों का उच्चारण आंशिक रूप से स्वरों की भांति होता है कुछ हद तक, वही क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो प्लीज नोट करिए कि जिन वर्णों का उच्चारण आंशिक रूप से स्वरों की भांति होता है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिए। ठीक, आगे देखिए, अब मुझे बताइए व्यंजन क्या होते हैं। अब आपका टॉपिक है व्यंजन। कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, स्वर आप जहां तक जानना था आप कुछ हद तक जान चुके हैं। तो व्यंजन क्या होता है बताइए, मुझे कमेंट करिए। नहीं आ रहा है, मैं बता रही हूँ, व्यंजन होते हैं क्या। अभी तक मैंने आपको स्वरों को बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं के द्वारा होता है, मतलब उनके उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो जस्ट अपोजिट, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वरों की सहायता लेनी होती है, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वरों की सहायता उसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, बुक की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फॉलो मत करिए, क्योंकि बुक की चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। अपनी लैंग्वेज में पढ़ना सीखिए। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो खुद पर आश्रित नहीं होते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं? स्वरों पर आश्रित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और जो खुद पर आश्रित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत डीप से पढ़िए। व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजनों की कितनी मात्रा होती है, तो 1 2 4 नहीं, व्यंजन की आधी मात्रा होती है।
अर्धमात्रिक होते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा कि व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। ठीक है, बार बार मैं इस पे पॉइंट आउट कर रही हूँ कि व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। क्यों होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जैसे क एक वर्ण है, व्यंजन है। ठीक है, तो क की बनावट कैसे हुई, क्यों अर्धमात्रिक हुआ ये? क्योंकि मैंने क्या कहा है, ये स्वरों की सहायता से होगा। तो जब मैं अगर यहाँ आधा यहाँ हलंत लगाऊंगी तो ये आधा होता है। इतना आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी अक्षर के ऊपर नीचे अगर मैं हलंत लगा दूं तो उसका मतलब होता है कि वो आधा है। क आ की ध्वनि निकल रही है, क, जरा उच्चारण करके बोलिए क। तो क में जब आधे क में आ की ध्वनि निकलेगी तब ये बनेगा पूर्ण क। इसलिए कहा जाता है कि व्यंजन क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको एक तरीके से और बता सकती हूं कि व्यंजन, जरा इसको तोड़िए, व्यं प्लस जन। व्यं मतलब होता है दूसरे, जन मतलब होता है यहाँ पर वर्ण, मतलब जो दूसरे वर्ण पर आधारित हो, दूसरे वर्णों की सहायता से बोला जाए, वही क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। अर्धमात्रिक होते हैं, याद रखिएगा, खुद पर आश्रित नहीं होते, स्वरों पर आश्रित होते हैं। याद हो गया है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे देखिए, व्यंजन की कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो याद रखिए, लिखिए व्यंजन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं भाई, बताइए, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया था, इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगी। आपसे पूछा जाएगा व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 ही होते हैं, 4 नहीं होते हैं। बहुत लोग आपको 4 बताएंगे, लेकिन अभी इस समय अभी मान्यता नहीं मिली है, तो व्यंजन के केवल 3 प्रकार आप बताएंगे। ठीक है, 4 नहीं बताएंगे। तो याद रखिएगा, पहला है वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। पहले आप नोट करिए तीनों के नाम। अगर आपको इस मार्कर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये तीनों के नाम हैं। ठीक, याद रखिए, पहला क्या है, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है, मैंने अभी आपको बताया। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, वर्तनी संबंधी शुद्ध शब्द बताइए हमें। मैंने आपसे कहा था कि मैं रेगुलर एक शब्द दूंगी, शुद्ध वर्तनी बताइए। बताइए, ये मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ, इसमें से आप प्लीज मुझे बताइए। अगले वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी, अगर आ रहा है तो अभी कमेंट करिए, नहीं तो थोड़ा सा टाइम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करिए कि ये जो शब्द मैंने पक्षीगण लिखा है इसमें शुद्ध क्या है। ठीक है, इसमें बताइए शुद्ध क्या है। एक शब्द रेगुलर अगर एक दिन में शुद्ध याद रखेंगे तो 30 दिनों में 30 शब्द होंगे, 30 शब्द आपके तैयार होंगे। क्या पता कोई भी शब्द आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बताइए, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। इसमें कौन सा सही है? आप प्लीज लाइक शेयर, प्लीज आप कमेंट करिए, बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, आप बताइएगा। चलिए यहाँ आते हैं फिर अपने टॉपिक पे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, पहला डालिए वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। ठीक है,
वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, पहला वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। ये हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। व्यंजन का पहला प्रकार है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को आंशिक रूप से स्पर्श किया जाता है वही क्या कहलाते हैं? वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, किस तरीके से प्लीज बताइए। आंशिक रूप से किया जाता है तो मैंने क्या बताया है अभी आपको, आंशिक रूप से किया जाता है तो अर्ध स्वर होते हैं, वही याद रखिएगा। मैं कंफ्यूज करूंगी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर अगर आंशिक रूप से किया जाए तो वो अर्ध स्वर होते हैं और पूर्ण रूप से किया जाए तो वर्गीय व्यंजन होते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लाइए, याद रखिए इस बात को। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श किया जाए वही क्या होते हैं? वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक, तो जरा नोट करिए, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श किया जाए वह वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। आप मेरे साथ अपनी नोट्स कंप्लीट करते चलिए। स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और प्लीज़ अगर आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। याद रखिए कि आपका सपोर्ट हम कर रहे हैं तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए। ये है डिफिनेशन, इसको नोट करिए। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन की जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श किया जाए वह वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इसमें अगर आपने इसको नोट कर लिया है या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या होगा, इसमें कौन कौन से आते हैं पूछा जाता है। इस वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन में वर्ग कितने होते हैं? तो वर्गों की संख्या कितनी होती है भाई? वर्गों की संख्या 5 होती है। कौन से होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, वर्गों की संख्या 5। इसमें क वर्ग, च वर्ग लिखिए, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। याद रखिए इस बात को। ठीक, 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग में क्या क्या आएगा? च वर्ग में क्या आएगा? ट वर्ग में क्या आएगा? त वर्ग में आएगा और प वर्ग में। क वर्ग में क ख ग घ अंगा, ये सारे क वर्ग में आएंगे। ठीक, च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया। ठीक, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। क्लियर? और त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक, याद रखिएगा। मैंने अभी आपसे कहा है कि वर्गों की संख्या कितनी? 5। ये क्या है? वर्गों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। तो वर्गों की संख्या कितनी? 5। लेकिन अगर मैं पूछूं पांचों वर्गों में वर्णों की कितनी संख्या है, मतलब स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में वर्णों की कितनी संख्या है, तो 25 वर्ण हैं। कितने हैं?
25 वर्ड याद रखिएगा। टोटल कितने हैं? 25 वर्ड हैं टोटल। यहीं पे लिखिए वर्गों में वर्डों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गों में वर्डों की संख्या कितनी है? 25 है। याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितनी है? 25 है। और अगर मैं कुछ पूछूं क ख ग घ अंगा अंगा च छ ज झ इया इया अड़ा न म, ये क्या है? जो वर्गों के अंतिम अक्षर हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहीं पे जान लीजिए उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्गों के अंतिम अक्षर हैं, केवल अंतिम वाले, ये और ये। अगर मैं पूछूं कि वर्डों के ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों के जो अंतिम वर्ण है या अंतिम अक्षर है उसे क्या कहते हैं? उसे पंचमाक्षर कहते हैं। क्या होता है? पंचमाक्षर। याद रखिएगा, मतलब वर्गों का 5वां अक्षर, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर। ठीक है, तो ये क्या होता है? पंचमाक्षर। इसको क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर अंगा इया अड़ा न म, केवल इसको 5वें अक्षर को याद रखिएगा। बार बार कह रही हूं, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है कि वर्गों के, ये क वर्ग है, क वर्ग का 5वां अंगा है, च वर्ग का इया है, ट वर्ग का अड़ा है और त वर्ग का न है और प वर्ग का म है। तो वर्गों का 5वां अक्षर ही क्या है? पंचमाक्षर है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।